नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा अध्याय 4 है। इस अध्याय में आप शब्द विचार देखेंगे कि शब्द विचार क्या होते हैं और यूपी टेट में शब्द विचार से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कल की टॉपिक में हमने तीसरा अध्याय समाप्त किया था शब्द भेद का। आज शब्द विचार है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है उसका आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा शब्द विचार है। कल हमने एक चीज यहाँ पे एक प्रश्न था आपके सामने, 7वां प्रश्न था, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द बताइए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि तत्सम बताने हैं। ये पहले तद्भव दे रखे हैं, इनके तत्सम बताने हैं। जैसे मेह, मेह का ये मेघ होगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। मेह का क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। बंदर का बानर हो जाएगा। और सूखा का ये सूखा, सूखा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? और पहर सूखा का आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको बताना होगा शुष्क हो जाएगा। पहर का प्रहर हो जाएगा। पहर का क्या हो जाएगा आपका तत्सम? प्रहर हो जाएगा। और पंगत का, पंगत माने क्या होती है? आपकी पंगत, पंगत माने पंक्ति का, ये इसका पंगत का पंक्ति हो जाएगा आपका। ये आपके तद्भव से तत्सम शब्द बताए गए थे। तो अगला टॉपिक अपना शुरू करते हैं, शब्द विचार। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए कई शब्द कई रूपों में प्रकट होते हैं। प्रयोग और रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला, शब्दों के कितने भेद होते हैं यही पूछा जाएगा आपको। एक विकारी शब्द होता है और अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्दों में आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण होते हैं। अविकारी शब्दों में आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। संज्ञा समझते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी का नाम, आपको XYZ किसी का नाम ले लीजिए, मोहन, सोहन, आपके किसी शहर का नाम लीजिए, कानपुर, लखनऊ, है ना। अगर किसी भी शहर का नाम ले, भाववाचक, मानवता, है ना। इस प्रकार किसी का भी संज्ञा नाम ले लीजिए, वो आपकी संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु है, सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम हैं, अतः ये चारों संज्ञाएं हैं। परिभाषा देखते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछे जाएं तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का बोध कराती है, सामान्यतः न सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों और नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों और दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं व्यक्तिवाचक में। दूसरा आपका जातिवाचक है। जातिवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण
प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पक्षियों, फल फूलों और धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगरों, शहरों, गांव और परिवार, भीड़ जैसे समूहवाचक शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से प्राणी और वस्तुओं के गुण धर्म दशा कार्य मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। नंबर 1 किससे? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से आपको भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे आप? जैसे शिशु से शैशव या शिशुता, विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, ता प्रत्यय जोड़कर बन रही है ये। पुरुष से पुरुषत्व या त्व प्रत्यय जुड़ा है, सती से सतीत्व त्व प्रत्यय जुड़ा है और लड़का से लड़कपन ये पन प्रत्यय जुड़ा है। गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, सज्जन का सज्जनता ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा से आपकी भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है ये। इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से आपका बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य ये ईश्वर का आपकी भाववाचक संज्ञा ऐश्वर्य होती है। चोर से चोरी, ठग से ठगी, सर्वनाम से आपको भाववाचक संज्ञा कैसे सर्वनाम से बनाई जाती है? मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा या सर्व से सर्वस्व और निज से निजित्व, अपना से अपनापन या अपनापन या अपनत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है? जैसे विशेषण आपका कठोर से कठोरता, विधवा से भाववाचक संज्ञा वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, सूर से सौर्यता या चतुर से चतुराई। चतुर का भाववाचक चतुराई होता है। सहायक का सहायता, आलसी का आलस्य ये आलसी का भाववाचक संज्ञा आलस्य होती है। गर्म का गर्मी और निपुण का निपुणता, बहुत का बहुतायात, मूर्ख का मूर्खता ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। वीर का वीरता, न्यून का न्यूनता ये आपकी न्यून से न्यूनता आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। पतित से पतन, पतित से पतन बनेगा आपका। छोटा से छुटपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालिमा छोटा का छुटपन हो जाएगा, दुष्ट का दुष्टता, काला का कालिमा या कालापन, निर्बल का निर्बलता हो जाएगा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं? जैसे सुनना, सुनवाई, गिरना, गिरावट, चलना, चाल और कमाना, कमाई, बैठना, बैठक, पहचानना, पहचान और खेलना, खेल, जीना, जीवन ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है। सजाना से सजावट ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, जमना से जमाव ये पूजना से पूजा, हंसना से आपका हंसना से हंसी, गूंजना से गूंज, जलना से जलन या भूलना से भूल,
गाना से गान, उड़ना से उड़ान, हारना से हार, थकना से थकावट, पीना से पान, बिकना से बिक्री। ये हमारी भावाचक क्रिया बन जाएगी आपकी। अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं? अव्यय आपके दूर अव्यय है आपका, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, शीघ्र शीघ्र आपका अव्यय होता है। अव्यय से आपकी भाववाचक संज्ञा बनानी है। शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से निचाई, और समीप से समीप्य। अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम में देखते हैं, भाषा में सुंदरता और संक्षिप्तता एवं पुनरुक्त दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज और सरल हो जाता है। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। परिभाषा देख लीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, ये सर्वनाम होते हैं आपके। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक। आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपके पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक आपका 3 भागों में बटा होता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, हम और मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व उनके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं आपके। नंबर 1, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष में जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाएं उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वे लोग, यह सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके प्रमुख दो प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणवाचक सर्वनाम के लिए होता है। किसके लिए होता है कोई? प्राणवाचक। जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। पानी में कुछ
है, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम अब क्या होता है आपका, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपसे संबंध पूछा जाएगा कौन सा सर्वनाम है इसमें, तो आपको बताना होगा संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो शब्द आ गया आपका तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, किस से कौन आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन आपका क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। कल तुम किससे बात कर रहे थे, ये किससे क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। तुम, आप, आज तुम्हें क्या चाहिए, क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। आप, ये आपके क्या होते हैं निजवाचक। आप मिल जाए, अपना मिल जाए, स्वयं मिल जाए, खुद मिल जाए किसी भी वाक्य में तो आपको निजवाचक सर्वनाम लगा देना है वहां पे। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं मिल गया ना यहाँ पे, तो आप, खुद, मैं, ये सब शब्द मिल जाए तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, इन वाक्यों में अपनी और अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं आपके। आगे आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम, अगर संज्ञा के भेद पूछे जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर सर्वनाम के भेद अगर आपसे पूछे जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्रिया है। क्रिया क्या होती है, क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया का क्या अर्थ होता है, करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल की जानकारी भी क्रिया पद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहते हैं, तो आपको संस्कृत को बताना होगा। तथा संस्कृत में क्रिया पद को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रिया को ही धातु कहा जाता है ना। धातु अर्थात क्रिया, हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी की क्रिया पद बनता है। जैसे पढ़ में ना जोड़ने पर पढ़ना हो जाएगा, उठ में ना जोड़ने पर उठना हो जाएगा। मतलब ना पर, किसी भी धातु में ना जोड़ने पर क्या बन जाता है, आपकी क्रिया पद बन जाता है। अगर परिभाषा की अगर बात करें, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद देख लीजिए। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है आपकी, सकर्मक और अकर्मक। आपकी अकर्मक क्रिया फिर 2 प्रकार की हो जाती है आपकी, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद में संरचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो संरचना के आधार पर क्रिया हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अगर काल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो 3 प्रकार की होती है क्रिया हमारी, भूतकाल क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यत कालिक क्रिया। आपके ये काल क्रिया के भेद हो गए। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार के, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की और
काल के आधार पर 3 प्रकार की, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आगे देखते हैं, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की थी आपकी, एक कर्मक और द्विकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। और अकर्मक के आधार पर आपकी 2 प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। कर्म के आधार पर आपकी सकर्मक अकर्मक 2 प्रकार की थी ना। उसमें आपकी पहली हेडिंग है कर्म के आधार पर क्रिया। क्रिया शब्द का फल किसी पर पड़ता है, वह जिसे प्रभावित कर रहा है। इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बजा रहा है, क्या प्रश्न क्रिया से क्या प्रश्न करने पर क्या बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र, अर्थात कर्म हो गया आपका। गीता क्या बजा रही है, क्या बजा रही है? बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार। सितार अर्थात कर्म। मतलब क्रिया से हमेशा किसी भी वाक्य में आपको अगर कर्म छांटना है तो क्रिया से क्या प्रश्न करो, क्या के उत्तर में जो आप क्या के परिप्रेक्ष्य में जो आपको उत्तर मिल रहा है वही आपका कर्म हो जाएगा। जैसे मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया आपको बताना है। मोहन दौड़ता है, दौड़ना में क्या दौड़ता है? मोहन दौड़ता है? नहीं, है ना। तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो अगर क्रिया में पढ़ता से पूछे क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा किताब पढ़ता है। तो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार एक कर्मक की अगर बात, एक कर्मक क्या होते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक कर्म पढ़ना हो रहा है। अगला द्विकर्मक क्या होते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? अध्यापक क्या सिखाते हैं? तो इसका उत्तर में मिलेगा कंप्यूटर सिखाते हैं, तो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। कंप्यूटर किसे सिखाते हैं? तो छात्रों को। किसे सिखाते हैं? छात्रों को, ना? तो इसमें 2 कर्म हो गए ना, एक कंप्यूटर और छात्र। एक कर्म आपका कंप्यूटर हो जाएगा, दूसरा कर्म आपका छात्र हो जाएगा। किसे सिखाते हैं? तो छात्रों को सिखाते हैं, छात्रों को, छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार 2 कर्म एक साथ घटित हो सकते हैं, हो रहे हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है कर्म की वहां संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आशा सोती है, आशा सोती है। अगर सोना से हम ये कहें सोती है, आशा सोती है, तो हम कहेंगे क्या सोती है? तो आशा सोती है, ये तो अकर्मक, कोई इसका उत्तर नहीं मिला ना, तो उत्तर नहीं मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। रचना के आधार पर अगला, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितने? 5 प्रकार की आपकी क्रिया बताई थी आपकी। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, कॉमा के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इनके 5 प्रकार हैं। पहला
कितने प्रकार हैं इसके? संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है क्रिया आपकी। पहली संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, इस वाक्य में आने और मुख्य क्रिया है और स्वागत करो सहायक क्रिया। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। नाम धातु क्रिया, क्या कौन सी? नाम धातु। अगली क्रिया आपकी कौन सी है? नाम धातु क्रिया। पहली क्रिया आपकी कौन सी थी? संयुक्त क्रिया संरचना के आधार पर। दूसरी है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। किसकी तरह? संज्ञा की तरह, सर्वनाम की तरह, विशेषण की तरह। संज्ञा की तरह, सर्वनाम की तरह, विशेषण की तरह जब क्रिया धातु में, किसमें? क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। क्रिया कहते हैं इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का रूप निर्माण किया जाता है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ, हाथ क्या है? हाथ संज्ञा है और हथियाना नाम धातु। हाथ से हथियाना और हथियाना क्रिया है आपकी, है ना। हथिया नाम धातु है, हथियाना आपकी क्रिया बन जाएगी। तो क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। नरेश सुरेश का कमरा हथिया लिया, ये वाक्य हो जाएगा आपका। अपना सर्वनाम है और अपना नाम धातु है, तो अपनाना क्या हो जाएगा? ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी आपकी। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। अगली क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। उसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे और समझिए, जैसे आप सेना का कमांडर होता है हमारी आर्मी में, तो आर्मी में एक सेना का कमांडर सभी हमारे जो आर्मी के सैनिक होते हैं उनको क्या देता है? कमांड करता है, आदेश देता है, स्वयं कार्य नहीं करता। तो वहां पे कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, है ना। और समझिए, जैसे अगर और समझे, जैसे विवाह के समय की अगर बात करें तो अगर कोई कार्य रुक रहा होता है तो वहां पे जो दूल्हा होता है तो दूल्हा कह देगा ऐसा कार्य होना है। दूल्हा स्वयं कार्य नहीं करेगा ना वहां पे मंडप के, कि भाई ऐसा कार्य कर लाइए, है ना, जाके फूल ले आइए। तो दूल्हा स्वयं फूल लेने जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो वो दूल्हा के द्वारा जो कहा गया है वो दूसरों के माध्यम से किया जा रहा है, वो आपकी कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। जैसे पूर्वकालिक क्रिया की अगर बात करें, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है आपकी? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं, कौन सी कितनी क्रियाएं? दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो। कौन सी क्रिया? पहली क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो तो उस पहले संपन्न होने वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे कहें, मूल धातु में कर लगाने से सामान्यतः क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा,
बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो बलवीर क्या करेगा? पहले खेलेगा। बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, पहले क्या करेगा? खेलेगा। कर प्रत्यय लगाया ना, तो खेल कर, उसके बाद खेल कर पढ़ने बैठेगा, पहले खेलेगा उसके बाद पढ़ेगा ना, तो खेल कर तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा ना। वह पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा उसके बाद सो गया, तो आपकी कौन सी क्रिया हुई यहाँ पे? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इन वाक्यों में खेलकर, खेल मूल धातु, इसमें कर पढ़कर, पढ़ मूल धातु और कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएंगे। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होने से इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु धात धन ते से इस क्रिया पद पर निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? तात्कालिक। ये भी आपकी कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा ना। अगला क्रिया है कृदंत क्रिया। क्या होती है? क्रिया क्रिया शब्दों में जोड़ने वाले शब्द, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय आपके कृदंत, कृत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अतः कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे कि चल, यहाँ क्रिया चल क्रिया है। कृदंत क्रिया चलना, चलता या चलकर, लिख से लिखना, लिखता या लिखकर, ये आपके कृदंत क्रिया के उदाहरण होते हैं। अगला काल के आधार पर क्रिया, अगली आपकी संरचना के आधार पर हो गई। संरचना के आधार पर क्रिया क्रिया के 5 भेद हो गए आपके। अगला काल के आधार पर थी। अगला क्या था? काल के आधार पर क्रिया। इस काल में क्रिया संपन्न होती है, इसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। आपके कौन कौन से? भूतकाल, भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकाल क्रिया कहलाती है। जैसे वह दिनेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया, ये कैसी क्रिया है? आपकी भूतकालिक क्रिया हो जाएंगे। वर्तमान अगला इसका इसी का भेद है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, ये वर्तमान कालिक क्रिया है। अगली क्रिया है आपकी विशेष भविष्यत कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यत कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये भविष्यत कालिक क्रियाएं होती हैं। तो हमने क्रियाओं के भेद देखे, क्रिया के बारे में हमने जाना। पहले इसका रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर 2 प्रकार की थी आपकी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आपकी 1 कर्मक और 2 कर्मक, इसमें 1 कर्म 1 कर्मक, जिसमें 2 कर्म 2 कर्मक। आपकी संरचना के आधार पर आपकी संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और आपके काल के आधार पर भूतकाल क्रिया, आपकी वर्तमान और भविष्यत काल क्रियाएं ये थे। तो
क्रिया के भेद मुख्यतः कर्म के आधार पर, रचना संरचना के आधार पर, काल के आधार पर ये डिवाइड किया गया था। अगला टॉपिक हमारा विशेषण रहेगा। अगला टॉपिक इसी में है, शब्द विचार में। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्त वस्तु का व्यार्थ स्वरूप तो प्रकट होता है, सॉरी यथार्थ वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेष कहलाता है। जैसे नीला आकाश, आकाश की विशेषता है कि कैसा है, ये नीला। छोटी पुस्तक, पुस्तक की विशेषता क्या है, छोटी है। और भला व्यक्त की विशेषता भला है, में नीला छोटी भला विशेषण है तथा आकार पुस्तक एवं व्यक्त ये विशेष हैं। तो विशेष समझ गए विशेषण क्या होता है। जो विशेष आपकी विशेषण आपके जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशिष्ट कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं आपकी परिभाषा के माध्यम से समझ गए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष कहलाते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 5 प्रकार के विशेषण जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। विशेषण अगर आपसे पूछे जाए तो आपको बताना होगा 5 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि ये गुणवाचक विशेषण हैं हमारे। संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 1 दूसरा तीनों चौगुना, 1 दूसरा तीनों चौगुना आदि। अनिश्चय संख्यावाचक आपके कई, कुछ, कई संख्यावाचक में एक आपका निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। जिसमें अनिश्चित में कई, कुछ, बहुत, सब ये आपके संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका परिमाणवाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद हैं। आपके निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 लीटर ये परिमाणवाचक विशेषण हैं आपके। इसमें अनिश्चय परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। जैसे अनिश्चय परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, कम आदि ये अनिश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संकेतवाचक में देख लीजिए, ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो,
कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस और कोई शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं आपके। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बताते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब और बीकानेरी भुजिया। ये आपकी बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, कश्मीर का सेब प्रसिद्ध है और बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। में बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसी ही संज्ञाएं हैं जो यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। तो आपने देखा विशेषण आपके 5 प्रकार के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। अब इसमें प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वही प्रविशेषण होते हैं ना। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी और विनम्र विशेषण हैं तथा बहुत व अति प्रविशेषण हो जाएंगे आपके, है ना। बहुत और परिश्रमी और यहाँ परिश्रमी और यहाँ पे विनम्र, ये आपके विशेषण हो गए, जबकि बहुत और अति आपके प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए विशेष, और यहाँ पे चलिए विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण बनता है आपका। रंग, धन, ईन, रंगीन, राष्ट्र, धन, ईय, राष्ट्रीय। मतलब संज्ञा से आपके क्या बनाने, आपको प्रत्यय जोड़ने पर आपके विशेषण बनाना है। जैसे कि स्वर्ण से इम, धन, स्वर्णिम। बनारस में ई प्रत्यय जोड़ने पर बनारसी आपका विशेषण हो जाएगा। जयपुर से जयपुर, धन, या, जयपुरिया आपका विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं? मैं एरा प्रत्यय जोड़ने पर मेरा और तुम में हारा प्रत्यय जोड़ने पर तुम्हारा। क्रिया से विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं? बंधन से ईय प्रत्यय जोड़ने पर बंधनी, लूट में एरा प्रत्यय जोड़ने पर लुटेरा, झगड़ में आलू प्रत्यय जोड़ने पर झगड़ालू हो जाएगा। अव्यय से विशेषण बाहर, धन, ई, बाहरी, पीछे, धन, ला, पिछला। अगला टॉपिक हमारा अविकारी शब्द है, इसमें भी समझ लीजिए। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है आ। क्या है शाब्दिक अर्थ? आ। अर्थ अ नहीं या व्यय अर्थात खर्च या परिवर्तन है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऐसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि ये हमारे कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। मतलब अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो आपका, तो कैसे शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहेंगे। अव्यय के भेद देख लीजिए। अव्यय के भेद, अव्यय शब्द जो है आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक,
और संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। आपके क्रिया विशेषण जो होते हैं आपके अव्यय कालवाचक होते हैं, स्थानवाचक होते हैं, रीतवाचक होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। उसके बाद में समुच्चय बोधक आपके दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। क्रिया देख लीजिए, क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहां, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं आपके। आगे देखते हैं। नंबर 1 कालवाचक। पहला क्रिया विशेषण है आपका कालवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, परंतु, प्रातः आदि ये हमारे कालवाचक क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। स्थानवाचक विशेषण अव्यय क्या होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है। ये स्थानवाचक अव्यय हो जाएंगे आपके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। रीतवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अवधि या रीत को व्यक्त कीजिए रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। ऐसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक देख लीजिए। परिमाणवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा, 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 जितना, उतना, अधिक, कम ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना, अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। समुच्चय बोधक देख लीजिए। समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं समुच्चय बोधक विशेषण कहलाते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बनाते, परिमाण, अर्थ या कारण बनाते एवं विभेद बनाने का कार्य भी करते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं आपके, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें संयोजक अव्यय और अथवा एवं आदि शब्द के अंतर्गत होते हैं, रखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे विभाजक अव्यय, विभाजक अव्यय कौन कौन से होते हैं, या, अथवा, कोई,
या अथवा कोई एक चाहे, नहीं नहीं तो ना, ये आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। विरोध प्रदर्शन करने पर परंतु किंतु लेकिन मगर बल्कि वरन, ये आपके समानाधिकरण विरोध प्रदर्शन करने वाले समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। परिमाणवाचक में दर्शक, अतः, अतः एव, सो और फलतः आदि होते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जुड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारण वाचक वाक्यों, इसलिए के, कारणों के आदि। उद्देश्यवाचक जो कि ताके आपके उद्देश्यवाचक वाक्य होते हैं। संकेतवाचक यदि तो, इद्याप, तथाप, जब तब, आप आदि संकेतवाचक होते हैं। स्वरूपवाचक कि, जो, अथवा, मानो आदि। संबंध बोधक ऐसे अव्यय जो संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर व्यक्तिगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय है। इसमें परसर्गी शब्द भी कहते हैं। इसके भेद इस प्रकार हैं संबंध बोधक के। कालवाचक, जैसे आगे, कालवाचक में आगे, पीछे, पूर्व, पश्चिम, उपरांत। स्थानवाचक में पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप। दिशाबोधक में तरफ, और, पार, आसपास। स्थानवाचक में द्वारा, जरिए और मार्फत, हाथ, जवानी। निमित्तवाचक हित और वास्ते, खातिर या फलस्वरूप, बदौलत। ये विरोधवाचक, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। और दृश्यवाचक में समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह, तुलना में, अपेक्षा, समान, बल्कि। विनिमय वाचक आपके बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रह वाचक तक, मात्र, पर्यंत या भर। हेतुवाचक सिवाय, लिए, कारण, वास्ते। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं आपके? ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हाय, अच्छा, छी, वाह, ये हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे हर्ष सूचक में आह, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोक में हा, हाय, ओ, उफ, राम राम। ये भय सूचक में अरे बाप रे। आश्चर्य सूचक में क्या, है। ये आश्चर्य सूचक। तिरस्कार में छी, हट, दिक। आपके अभिवादन सूचक में नमस्ते, प्रमाण, सलाम, बधाई। और चेतावनी सूचक में होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक में धन्यवाद, कृतज्ञता सूचक में धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। और सकारात्मक या नकारात्मक, हाँ, जी, हाँ, नहीं, जी नहीं, ना आदि शब्द हमारे अव्यय से संबंधित होते हैं। अब अभ्यास की बारी है। अभ्यास करते हैं। अभ्यास में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे? संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मूल आपके 3 भेद होते हैं। आपके कौन से? आपके व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं विकारी, विशेषण, पदबंध, सर्वनाम या विशेषण। आपको बताना है क्या कहलाते हैं।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होते हैं विकारी शब्द आ जाएंगे इसमें। तीसरा प्रश्न आपके सामने में, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। लकड़ी, लकड़ी, बाप, आप, बुनना या रमेश। रमेश आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, आप निजवाचक हो जाएगा आपका। लकड़ी या बुनना, तीसरे का ऑप्शन आपको बताना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, लकड़ी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप आपका निजवाचक है, जिसकी कोई, क्या, क्या आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका कोई। पांचवा प्रश्न आपका है, खाली जगह की खाली जगह दे रखी है आपकी, भी बाजार जाना है। सर्वनाम यहाँ पे क्या आएगा, वहां, वरना, कल, मुझे भी बाजार जाना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वह खाली जगह चलता है, क्रिया विशेषण यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा, रोज, धीरे धीरे, कहाँ, सहारे। क्रिया विशेषण वह है धीरे धीरे चलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का बी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और विकल्पों में उचित अव्यय शब्द चुनकर लिखना है आपको। जैसे हमें अपनी सभ्यता, खाली जगह संस्कृति पर गर्व है, या और अथवा के साथ। हमें अपनी सभ्यता अथवा संस्कृति पर गर्व है, या संस्कृति पर गर्व है और संस्कृति पर, सभ्यता और संस्कृति होना चाहिए। 7 का यहाँ पे 20 ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्यय और भरा जाएगा। खूब, खूब मन लगाकर पढ़ो, खाली जगह परीक्षा में प्रथम आओ। यहाँ पे आपको बताना है क्या भरा जाएगा, ताके, चौके, अन्यथा, क्योंकि। ताके यहाँ पे 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खूब मन लगा के पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। हरीश खाली जगह सत्य बोलता है, जोर से। अव्यय बताना कौन सा भरा जाएगा आपको, जोर से, पास पास, सदैव, क्योंकि। हरीश सत्य बोलता है, जोर से सत्य बोलता है, पास पास सत्य बोलता है, सदैव सत्य बोलता है। और यहाँ पे अव्यय कौन सा हो जाएगा, 9 का अव्यय सा हो जाएगा, आपको भरना है सदैव। हरीश सदैव सत्य बोलता है। वहां मोहन के खाली जगह कोई नहीं था, और अलावा या अथवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन अलावा भरा जाएगा, मोहन के अलावा कोई नहीं था। 11वां प्रश्न आपके सामने है, खाली जगह बोलो कोई सुन लेगा। यहाँ पे चिल्लाकर बोलो कोई सुन लेगा, जोर से, गाकर या धीरे से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे धीरे से बोलो कोई सुन लेगा, धीरे अव्यय आएगा आपका। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञाएं बनानी है आपको, जैसे कि इंसान, लकड़ी, बच्चा, अपना, गंदा, हंसना। अगला प्रश्न आपका, ये आपके लिए प्रश्न है इस प्रकार के दोस्तों, और अगर आप इनको बनाइए और कोशिश करिए कि आपके ये सही जाए। हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वीडियो यहीं तक आगे लंबा हो रहा है तो यहीं तक रखेंगे। आगे सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अव्यय किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं। विकारी अविकारी शब्द में अंतर लिखिए। समुच्चय बोधक अव्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्रिया के कितने भेद होते हैं। आपको संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये 5 भेद होते हैं संरचना के आधार पर। निम्नलिखित विस्मयाद बोधक शब्दों पर वाक्यों की रचना कीजिए। अरे, छे, हाँ, शाबाश, वाह, ये वाक्य बनाने आपको। विकारी और अविकारी शब्द रूपों की एक तालिका तैयार कीजिए जिसमें भेद और उपभेद विस्तार से बताए गए हों, और निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण व उसके भेद बताइए। यहाँ पे वाक्य दे रखा है, यहाँ विशेषण भेद बताना है। जैसे बगीचे में फलदार पेड़ हैं, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। हमने काले कोट बनाए हैं, सफेद कबूतर आया है। बच्चा जो जोर से रो रहा है। सुरेश खिलाड़ी पिता का पुत्र है।
और वह है लड़का तेज भागता है। रमेश महान लेखक या उपन्यासकार है। कर्ण दानवीर है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया व उसके भेद बताइए। वहाँ के क्रिया और भेद, ये सभी पहलवानी करते हैं। वे सब्जियां बेचते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हम इसी प्रकार के जो भी हमारे चैप्टर हैं इसमें हिंदी व्याकरण की बुक में, उनको हम आपको पूरा पढ़ा सकें और आप उनका भरपूर आनंद ले सकें, और आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी मन उनकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।